नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क एकेडमी में। देखिए, आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 7 के इतिहास की बुक। क्लास 7 के इतिहास की बुक यानी कि हिस्ट्री की बुक। इसका चैप्टर 2 नए राजा और उनके राज्य। इसका जो है हम लोग प्रश्न अभ्यास जानने वाले हैं। तो अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो बने रहें आप लोग अंत तक और चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर देखें। जैसा कि यहाँ पे आप लोग को चैप्टर 2 का क्वेश्चन दिखाते हैं, जिसको हम लोग को जो है बनाना है। देखिए ये रहा, फिर से याद करें, आप लोग की बुक के लास्ट में होगा। और यहाँ पे हम लोग जो है इन्हीं प्रश्नों को जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। तो देखिए यहाँ पे कक्षा 7 की पुस्तक जो है एनसीईआरटी की हमारी अतीत सेकेंड, जिसका अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य, इसका जो है प्रश्न अभ्यास जानते हैं हम लोग। चलिए जानते हैं, फिर से अभ्यास करें इस टाइप का आप लोग का प्रश्न, जैसे कि आप लोग अभी देखें। और पहला जो प्रश्न था हम लोग का, जोड़े बनाओ, यानी कि जोड़ा लगाना है। तो यहाँ पे देखिए सही जोड़ा यहाँ पे लिखे हैं हम, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि पहला में वहां पे था गुर्जर प्रतिहार, इसको आप लोग को मिलाना है गुजरात और राजस्थान वाला। तो यहाँ पे जो है सही मिलान है, और आप लोग भी सही मिलान ऊपर में लिख के इस तरीके से ही मिलाना है आप लोग को भी। ये नहीं कि इस प्रकार से मिलाना है जो कि टीचर को समझ में नहीं आए कि किसका जो है कौन सा आंसर है। तो आप लोग जो है ऊपर में सही मिलान जोड़े लिख के सामने सामने जो है लिख सकते हैं, ताकि जो है साफ साफ दिखे। उसी तरीके से दूसरा प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट को मिलाना है पश्चिमी दक्कन में। राष्ट्रकूट को मिलाना है पश्चिमी दक्कन में। और अगला जो है पाल है, तो पाल को मिलाना है बंगाल में। पाल को हम मिलाना है बंगाल में। और लास्ट जो बच गया चोल, चोल को मिलाएंगे हम लोग तमिलनाडु में। चल क्या मिलाएंगे, तमिलनाडु में। तो देखिए दूसरा जो प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन थे। तीनों पक्ष कौन कौन थे। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे दूसरा का प्रश्न, और हम लोग जो है इसका उत्तर जानते हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में तीन शक्तिशाली राजवंशों के बीच संघर्ष हुआ। तीन शक्तिशाली राजवंशों के बीच जो है संघर्ष हुआ। और वो कौन कौन से राजवंश थे। तो पहला थे गुर्जर प्रतिहार, तो क्या याद रखेंगे, गुर्जर प्रतिहार। दूसरा जो थे पाल, दूसरा पाल। और तीसरा जो था राष्ट्रकूट था। तीसरा क्या था, राष्ट्रकूट। और यहाँ पे अंत में लिख देंगे हम लोग, यह संघर्ष मुख्य रूप से कनौज नामक समृद्ध और समृद्ध सृष्टि दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर को लेकर था। और ये जो संघर्ष था, ये जो युद्ध था, लड़ाई था, ये सभी पुरुषों किसके लिए था, कन्नौज के लिए था, जो कि एक अपने जमाने में बहुत ही समृद्ध था, बहुत ही फला फूला हुआ था। वही हम लोग जो है तीसरा प्रश्न की ओर वही जो हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आपको तो क्या मिलेगा। तो पढ़ते हैं हम लोग कि चोल साम्राज्य में सभा किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। तो किसी समिति का जो है सदस्य बनने के लिए, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या 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 थी, क्या टर्म एंड कंडीशन थे। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका उत्तर। तो देखिए इसमें लिखेंगे हम लोग कि सभा की समिति का सदस्य बनने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक थी। निम्न शर्तें जो है आवश्यक थी। जैसे कि पहला शर्त था कि कम से कम जो उम्मीदवार होगा उसकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच हो। यानी कि कम से कम कितना हो, 35, और लास्ट कितना हो, 70 वर्ष। यानी कि किसके जो है बीच ही हो, कि क्या हो, बीच हो, नहीं 35 के नीचे हो और नहीं 70 के ऊपर हो। तो वही दूसरा जो शर्त था कि स्वयं की भूमि का स्वामी हो, उसका जो है स्वयं का भूमि हो और कर अदा करता हो, और वो भूमि के बदले जो है कर अदा करता हो, यानी टैक्स भी वो देता हो। फिर जो अगला जानेंगे हम लोग, ईमानदार, सदाचारी तथा वेदों का ज्ञान रखने वाला हो, और उसके पास जो है वेदों का ज्ञान हो, वो सदाचार हो, नेक इंसान हो और ईमानदार भी हो। फिर अगला जानते हैं पॉइंट हम लोग कि उसके ऊपर कोई आपराधिक या आरोप का या सरकारी बकाया ना हो। उसके ऊपर जो है किसी प्रकार का क्या हो, आपराधिक आरोप ना हो, बदमाशी टाइप का, और उसके ऊपर जो है सरकार का कोई बकाया रकम भी ना हो। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो है, चोल जो था
कोल साम्राज्य का किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। वही हम लोग चौथा प्रश्न का बात करें तो देखिए चौथा प्रश्न क्या है कि चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर कौन से थे। दो प्रमुख नगर कौन से थे, तो चलिए उसका उत्तर हम लोग देखते हैं कि चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर थे। एक था अजमेर और दूसरा था दिल्ली। तो आप लोग याद रखेंगे, एक था अजमेर तो वहीं दूसरा क्या था, तो दिल्ली था। तो याद रखेंगे आपको यहाँ से चौथा का आंसर। फिर हम लोग जो है पांचवा नंबर पे देखेंगे, आइए समझें, इस प्रकार से मिलेगा आप लोग को। और पांचवा में जो पहला प्रश्न है, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। तो राष्ट्रकूट थे वो कैसे शक्तिशाली बने, तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रकूट कैसे जो है शक्तिशाली बने। देखिए राष्ट्रकूट शक्तिशाली बने क्योंकि राष्ट्रकूट शक्तिशाली बने क्योंकि उन्होंने उत्तरी और दक्षिणी, उन्होंने क्या किया, उत्तरी और दक्षिणी भारत में सफल अभियान चलाए। भारत में जो है सफल अभियान चलाए, वो उत्तरी में भी चलाए और जबकि जो है दक्षिणी में भी चलाए। और सफल अभियान जो चलाए, अपना जो है प्रचार प्रसार किए और इस प्रकार से जो है क्या हो गए, शक्तिशाली हो गए। वही जो है दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग, पाल और प्रतिहार राजवंशों को पराजित कर त्रिपक्षीय संघर्ष में श्रेष्ठता प्राप्त की। और ये इन्होंने क्या किया, पाल को और प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार को जो है परास्त कर दिया। क्या कर दिया, परास्त कर दिया और कर त्रिपक्षीय संघर्ष में श्रेष्ठता प्राप्त की। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो अभी आपको ऊपर देखें दूसरा प्रश्न में, उसमें जो है अव्वल आ गया, श्रेष्ठ हो गया। इस कारण से भी ये शक्तिशाली बन गया। वही जो है तीसरा पॉइंट देखते हैं, कनौज जैसे सामरिक नगर पर नियंत्रण स्थापित किया। कनौज जैसे जो समृद्ध नगर थे उस पर क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया, ये दोनों को हरा के। फिर वहीं अगला देखेंगे, प्रशासन संगठित किया और सेना को मजबूत किया। और जितने भी प्रशासन थे, कामकाज करने वाले मंत्री परिषद थे, उन सबको क्या किया, मजबूत बनाया और सेना को भी बढ़ा के जो है मजबूत कर दिया, जिस कारण से जो है राष्ट्रकूट बहुत शक्तिशाली हो गया। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे। फिर हम लोग जो है छठा प्रश्न का जवाब देंगे। छठा प्रश्न क्या है, नए राजवंशों ने स्वीकृत हासिल करने के लिए क्या किया, स्वीकृत हासिल करने के लिए क्या किया। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं कि नए राजवंशों ने स्वीकृत व मान्यता पाने के लिए सबसे पहले जो है स्वयं को देवताओं या महापुरुषों का वंशज बताया। स्वीकृत यानी कि कैसे जो है नए राजवंश जो है स्वीकृत करने के लिए, हासिल करने के लिए क्या किया उन्होंने। तो देखिए सबसे पहले तो अपने आप को देवताओं या महापुरुषों का जो है, महान महान आदमी का जो है वंशज बताया कि हम इसके वंशज हैं। और वहीं जो है वैदिक यज्ञ, विशेषकर अश्वमेध यज्ञ, ये सब जो है करवाए, जो कि उस समय का काफी जो है महत्वपूर्ण यज्ञ होता था और अभी भी है। अगला जो है ब्राह्मणों को भूमि दान देकर धार्मिक समर्थन प्राप्त किया। और जितने भी ब्राह्मण थे उनको जो है भूमि दान देकर धार्मिक समर्थन प्राप्त किया। और अगला पॉइंट जानेंगे हम लोग कि भव्य मंदिरों का निर्माण कराया और विद्वानों को संरक्षण दिया। और जितने भी भव्य मंदिरों का जो है निर्माण कराया और जितने विद्वान थे उनको जो है संरक्षित किया, सुरक्षा प्रदान किया, तब जाके इनको जो है स्वीकृत हासिल हुआ। वही जो है सातवां प्रश्न लोग देखेंगे। तो देखिए सातवां प्रश्न है कि तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। जो तमिल क्षेत्र था जो कि दक्षिणी भारत में पड़ता है, उसमें जो किस प्रकार से सिंचाई करने का मतलब जो भूमि में क्या किया जाता है, जल को दिया जाता है ताकि जो है फसल अच्छे तरीके से, और सिंचाई जो है महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। चलिए देखते हैं हम लोग तमिल क्षेत्र में नदियों पर बांध बनाए गए। नदियों पर जो है क्या बनाए गए, बांध बनाए गए। बांध से जो है क्या होगा, जब भी बाढ़ आएगा तो बांध से जो गांव होगा वो सब क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। वहीं जो है कृत्रिम जो है झील बनाए और जलाशय बनाकर पानी संग्रहित किया। और जितने भी जो है कृत्रिम झील बनाए, झील आप लोग जानते हैं झरना, और जलाशय जो है बनाकर पानी संग्रहित किए। जलाशय बना के क्या, जैसे कि नदी, तालाब, कुआं, ये सबको अधिक गहरा करके जो है इसको संरक्षित किए, जो है एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाने दिए। वहीं जो है कुओं और तालाबों को से सिंचाई की व्यवस्था की। और कुआं से और तालाब से जो है सिंचाई की क्या की, व्यवस्था की। और अगला देखते हैं हम लोग, चोल राजाओं ने बड़े पैमाने पर नहरें बनाए ताकि खेतों तक पानी पहुंच सके। जो नहर होता है उस तरीके का जो है चोल वंशज के जो थे, राजाओं थे, वो सब जो है क्या किए, बड़े पैमाने पर नहरें बनाई जिससे जो खेतों तक पानी पहुंच सके। वही हम लोग जो है लास्ट प्रश्न जो है आठवां प्रश्न, इसको देख लेते हैं।
देखिए 8वां प्रश्न है, चोल मंदिरों के साथ साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। तो चोल मंदिरों के साथ जो है कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी, तो इसका उत्तर हम लोग जानेंगे कि चोल मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र थे। वहाँ पे जो है धर्म का मार्ग सिखाया जाता था, और ये सांस्कृतिक जो कैसे विकास होता है एक परिवेश में, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। वहीं वहाँ संगीत होते थे, जबकि नृत्य होते थे, नाट्य कला का आयोजन होता था। वहाँ पे जो है संगीत सिखाए जाते थे, डांस सिखाया जाता था, नाटक करना सिखाया जाता था। वहीं जो है मंदिर शिक्षा केंद्र के रूप में भी काम करती थी, और मंदिर में जो है शिक्षा भी मिलता था, एजुकेशन भी मिलता था। तो ये जो था चोल मंदिरों के साथ साथ गतिविधि था। और वहीं जो है लास्ट दो पॉइंट भी देख लेते हैं कि मंदिरों में भूमि दान का प्रबंध और आर्थिक लेन देन होता था। मंदिरों में जो है भूमि दान भी होता था, जो जैसे कि कोई गरीब है उसको भूमि जो है दान किया जाता था, खास करके ब्राह्मणों को। और आर्थिक लेन देन, तो पैसा कौड़ी से रिलेटेड जो है लेन देन भी वहाँ पे होता था। प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र भी थे, और वहाँ पे जो है प्रशासनिक जो थे, जो राज काज संभालने में मदद करते हैं, उसका भी जो है गतिविधियों का भी एक केंद्र थे। तो ये था चोल मंदिरों के साथ साथ कौन कौन सी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। तो इन्हीं सभी गतिविधि से जो है जुड़ी हुई थी। तो आप लोग जो है यहाँ से यहाँ तक पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे। तो आप लोग देखें अभी तक ये था क्लास 7, तो याद रखेंगे जैसे कि ऊपर में बता दिया गया था। ये किसका है, क्लास 7 इतिहास की बुक, हिस्ट्री चैप्टर 2 का ये फुल जो है प्रश्न अभ्यास था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को लाइक करें। मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में, तब तक के लिए।